तो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप सभी लोग जब अपने ज़िला में किसी अधिकारी को लाल बत्ती में आते जाते देखते होंगे तो आप सभी के मन में प्रश्न जरूर उठता होगा कि अधिकारी कैसे बनते हैं, इनकी सैलरी क्या है, इनकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और ख़ास करके ये जो आईएएस और आईपीएस है, इन दोनों में ताकतवर कौन है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन किसको सैल्यूट करेगा। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से आज मैं क्लियर करूंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिए अंत तक। आपकी जितनी भी आज तक मन में डाउट था या इनको लेकर के बातें चल रही थी, वह सारी बातें आज क्लियर करूंगा। सबसे पहले, पावर किसके पास ज़्यादा है, आईएएस के पास या आईपीएस के पास? मतलब डीएम के पास ज़्यादा ताकत है या एसपी के पास? कौन किसको सैल्यूट करता है, सैलरी किसकी अधिक है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, ट्रेनिंग कैसी होती है और कौन से एग्ज़ाम के माध्यम से ये दोनों बनते हैं। क्योंकि हमारे मन में इनको लेकर के बचपन से जो है ना क्वेश्चन चलता रहता है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि काश ये सारी चीज़ हम जान लेते। तो आइए बने रहिए, आपको मैं बताऊंगा कि सारी चीज़ें किस तरह से होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए पहले चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए हम देखते हैं दोबारा। आईएएस और आईपीएस दोनों किसी भी जिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आईएएस या आईपीएस दोनों पद एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों व्यक्ति किसी भी जिला को सुचारू रूप से चलाने के लिए, विकास करने के लिए दोनों पद की आवश्यकता है और दोनों पद की अपनी अपनी गरिमा है। आगे देखिए, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, विरोधी नहीं है। एक जिला में एक से अधिक आईएएस या आईपीएस अधिकारी हो सकता है। अब जो मैं कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एक जिला में एक से अधिक आईएएस या आईपीएस अधिकारी हो सकता है, पर डीएम और एसपी एक एक करके ही होगा। कहने का मतलब ये है कि आईएएस ऑफिसर एक से अधिक, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी जिला में, एक से अधिक जो है ना आईएएस क्वालिफाइड ऑफिसर हो सकते हैं, आईपीएस जो बने हुए ऑफिसर हो सकते हैं, पर डीएम और एसपी दोनों एक एक ही होंगे, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता होगा कि इसका एग्जाम कौन सी संस्था करवाती है। हाँ जी दोस्त, तो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है शुरू से लेकर के अंत तक यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम को कंडक्ट करती है। और यही संस्था ये सरकार को, मतलब जांच परख करके कोई कैंडिडेट को फाइनल सेलेक्ट करके सरकार को देती है कि फला फला व्यक्ति ये इस पद के लिए सुयोग्य है, मैंने इसे जांचा और परखा है। उसके बाद सर्विस प्रेफरेंस भरते समय जो डीएएफ फॉर्म होता है, जब आप यूपीएससी के एग्जाम प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस के बाद आपको एक डीएएफ फॉर्म भरना होता है, जिसमें आप किस सर्विस को यूपीएससी के अंतर्गत, जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो उसमें 26 सर्विसेज होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारी सर्विसेज हैं। और इसी सर्विस में से आपको प्राथमिकता देना होगा कि आप 1 नंबर पे किसे रख रहे हैं, 2 नंबर पे किसे रख रहे हैं, 3 नंबर पे किसे रख रहे हैं और 4 नंबर पे किसे रख रहे हैं। इस तरह से आपको चूज करना होगा, टिक लगाना होगा। जब आपका रिजल्ट आता है फाइनल और आपका जो मेरिट बनता है, उसी के हिसाब से आपको जो सर्विस प्रेफरेंस दिए रहते हैं, आपको पद भी अलॉट कर दी जाती है और आप जो है ना उसी पद के लिए सुयोग्य घोषित किए जाते हैं। आईएएस एक बार ज्वाइन कर लेने के बाद, अब आप यदि आईएएस नहीं बन पा रहे हैं तो आप जितने बार जो है ना पेपर
देने की मर्जी है, जब तक आपका अटेम्प्ट और एज ना खत्म हो जाए पेपर देते रहिए। लेकिन एक बार आपको आईएएस मिल गया और आप एक बार आईएएस ज्वाइन कर लेते हैं तो दोबारा आप यूपीएससी के पेपर में नहीं बैठ सकते हैं। यह भी एक नियम है। आईएएस आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज है। ये एग्जाम यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको सर्विस करने के लिए कहा जा सकता है, चाहे आपको दमनदीप हो या लक्षद्वीप हो या आपको आसाम हो या गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो। ऑल इंडिया में कहीं भी आपको सर्विस करने के लिए भारत सरकार कह सकती है और वहां आपको सर्विस करने के लिए जाना पड़ सकता है। दोनों की कैडर कंट्रोल अथॉरिटी भी अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि एक आईएएस और एक आईपीएस दोनों को कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है दोनों के लिए अलग अलग है। अब दोनों को कौन कौन कंट्रोल करता है, आइए आप देखते हैं कि जो आईएएस की कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है। आईएएस की कैडर कंट्रोल अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत सीधे आता है। प्रधानमंत्री का कंट्रोल उनके ऊपर होता है। मतलब क्या है कि आईएएस से संबंधी कोई भी डिसीजन लेना हो तो प्रधानमंत्री की कार्यालय या प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। जबकि आईपीएस की जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है, कैडर को कंट्रोल किया जाता है, वो होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। मतलब होम मिनिस्ट्री उसका जो निर्णय होता है कि किस तरीके से कि कैसे जो है ना आईपीएस को निर्देश दिया जाए, किस तरह से चलाया जाए कैडर को, वो आता है आपको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्ट्री का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। ये आप थोड़ा समझेंगे। उसके बाद आते हैं हम ट्रेनिंग में। जी दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग से जुड़ी हुई बहुत सारे हमारे दिल में उत्सुकता होती है मन में कि ट्रेनिंग इनकी कैसी होती होगी, कहाँ होती है ट्रेनिंग और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जब कोई भी कैंडिडेट ये यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करता है या और उसे आईएएस या आईपीएस दोनों में से कोई भी कैडर मिलता है, कुछ भी पद मिलता है दोनों में से, तो उन दोनों की जो शुरुआती ट्रेनिंग होती है लवासना में होता है। मतलब दोनों की शुरुआती ट्रेनिंग जो होगा, जो फाउंडेशन ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी लवासना में होगा। यहाँ पर चाहे आप आईपीएस बने हो चाहे आईएएस मिला हो, दोनों को फाउंडेशन ट्रेनिंग आपको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद जिसे आईपीएस मिला है उसे यहाँ से ये फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो हैदराबाद में है। वहाँ जाकर के आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद दोस्त बता दूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि आईएएस के तुलना में जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है थोड़ा सा कठिन है। अब कठिन क्यों है? क्योंकि एक आईपीएस को घुड़सवारी भी सीखना पड़ता है, हथियार चलाना भी सीखना पड़ता है और उसके बाद उसमें हथियार चलाने के साथ साथ परेड वगैरह की भी ज्ञान उन्हें लेना पड़ता है एक आईपीएस को। उसके बाद आपको बता दूं कि जो आईएएस की ट्रेनिंग में जो कैंडिडेट टॉप करता है उसे मेडल मिलता है। लेकिन जब आईपीएस की ट्रेनिंग के समय, ट्रेनिंग में यदि आप टॉप करते हैं तो उसे क्या मिलता है? स्वॉर्ड मिलता है, SWORD। तो ये ट्रेनिंग से संबंधित कुछ जुड़ी हुई बातें थी। आइए हम और कुछ बात आगे आइए हम देखते हैं कि पावर और जिम्मेदारी, ये पॉइंट जो है ना बहुत ही मतलब एक्साइटिंग पॉइंट है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पावर किसके पास ज़्यादा है और जिम्मेदारी किसके पास कम है या ज़्यादा है। तो बता दूं आपको कि दोनों ही पोस्ट जो है ना पावरफुल है, अपने आप में जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोनों पोस्ट की कुछ अपनी कमी या जो है ना बेनिफिट भी है। आइए दिखाता हूं आपको कि आईएएस डीएम के रूप में अधिक पावरफुल होता है। जी हाँ दोस्तों,
आईएएस जो होता है जब डीएम के पद पे हो तो एसपी से ज़्यादा पावरफुल होगा, मतलब जो आईपीएस है उससे ज़्यादा पावरफुल होगा कौन? डीएम। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी होता है, लेकिन एज ए डीएम, एक डीएम के पास एक जिला में जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी आईपीएस के ऊपर, आईएएस के ऊपर होता है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, कृषि विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो, सभी विभाग की जिम्मेदारी एक आईएएस के ऊपर, मतलब डीएम के ऊपर होता है। अब डीएम के रूप में आईएएस पुलिस के साथ साथ अन्य विभाग के भी प्रमुख होते हैं जी। डीएम के रूप में आईएएस पुलिस के साथ साथ, पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के भी मुखिया होते हैं। बहुत सारे जो डिसीजन इनके पास होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी डीएम के पास है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस व्यवस्था है, हाँ हेड तो आपको आईपीएस है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी भी डीएम के पास होता है और डीएम इसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं। शहर में कर्फ्यू लगाना हो, धारा 144 लगाना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, किसी भीड़ के ऊपर फायरिंग करना हो या भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी डिसीजन कौन लेते हैं? डीएम लेते हैं। ये बहुत ही वैलिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। कर्फ्यू लगाना हो या भीड़ पे फायरिंग की आदेश हो या धारा 144 लगाना हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, अब समझिए कि कितनी बड़ी बात है। ये सारे डिसीजन भी कौन लेंगे? सारे डिसीजन लेंगे डीएम। भले जो है ना कार्य को एसपी के द्वारा किया जाता है, लेकिन लिखित रूप से डीएम को ही देना पड़ता है कि इस तरह की जो है ना एक्टिविटी या इस तरह की क्रियाकलाप की अभी जिले में जरूरत है और किया जाना चाहिए। अब आइए जो सबसे रोचक पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है, वो आपको बता रहा हूं कि यदि डीएम और एसपी दोनों एक साथ किसी मीटिंग में जाते हैं और एसपी उस समय यदि फुल ड्रेस में है तो एसपी को डीएम को सैल्यूट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि एसपी डीएम को सैल्यूट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब आईएएस और आईपीएस, मतलब डीएम और एसपी एक साथ किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां आप गौर से देखिएगा, अभी तक हो सकता है कि आप गौर भी किए होंगे और नहीं भी किए होंगे, लेकिन आपको बता देता हूं तो आगे आप गौर करिएगा। यदि ये दोनों एक साथ मीटिंग में जाएंगे तो एसपी आपको टोपी नहीं लगाते हैं। यदि एसपी वहां टोपी लगाएंगे मतलब वो फुल ड्रेस में हो गए तो उनको डीएम को सैल्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि वहां ये टोपी जानबूझ करके नहीं लगाते हैं। दूसरी बात कि पुलिस ऑफिसर की जो ट्रांसफर के लिए भी जो बात होती है, इसके लिए भी डीएम की अप्रूवल की जरूरत होती है। उन्हीं के लिखित रिटेन के आधार पे पुलिस वगैरह की ट्रांसफर की जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि इनकी सैलरी कैसी मतलब कितनी है, डीएम की अधिक है या एसपी की अधिक है। इस पे हम अभी आइए नेक्स्ट स्लाइड में बात। आइए अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि सैलरी जो है ना किसकी कितनी होती है। तो आईपीएस का जो सैलरी है 7वां वेतन आयोग के हिसाब से 56,100 से लेकर के 2,25,000 तक। मतलब क्या है कि जब आप ज्वाइन करेंगे एज ए आईपीएस तो 56,100 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और जैसे जैसे आपकी रैंक जो है ना आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है और लास्ट में जो इनकी सैलरी है 2,50,000 रुपया, 2,25,000 रुपया आईपीएस की सैलरी है। मतलब 56,100 रुपये से लेकर के 2,25,000 रुपये तक। और आईएएस की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी तो दोनों की बराबर है 56,100 रुपये और आईएएस की सैलरी जाती है 2,50,000 रुपये तक। और इसके साथ साथ दोनों को काफ़ी जो सुविधाएं हैं और भी दी जाती है, जैसे सरकारी आवास है, मेडिकल फैसिलिटी है,
बिजली की फैसिलिटी है या पानी की फैसिलिटी है और भी बहुत सारे फैसिलिटी है या गाड़ी की फैसिलिटी है, दोनों को दी जाती है। जो यहाँ पे आपको नहीं बता सकता मैं कि बहुत सारे, यहाँ लिखना भी मुश्किल है कितनी सारी फैसिलिटी है। जो मुख्य एक दो फैसिलिटी था मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात यूनिफॉर्म की कि आईएएस का क्या यूनिफॉर्म है और आईपीएस का क्या यूनिफॉर्म है। तो एक बात बता दूं आपको कि यदि आपके पास अचानक कोई डीएम पहुंच भी जाए और उनके साथ में उनकी जो गाड़ी या उनके जो बॉडीगार्ड वगैरह हो ना पहुंचे, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे कि आईएएस है, क्योंकि उनकी कोई ड्रेस कोड नहीं होता, उनका कोई विशेष यूनिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन आईएएस का विशेष जो है ना यूनिफॉर्म है और वे कहीं भी जाते हैं, आईपीएस कहीं भी जाते हैं, आईपीएस कहीं भी जाते हैं तो उनको यूनिफॉर्म में जाना होता है और उनका एक विशेष यूनिफॉर्म है। दूसरी बात कि जैसे जैसे आईपीएस का प्रमोशन होते जाता है वैसे वैसे उनका यूनिफॉर्म भी परिवर्तित होते जाता है। आप देखिएगा कि आईपीएस के यूनिफॉर्म पे दोनों तरफ आपको अलग अलग जो है ना तरह की, कभी स्टार मिलेगा, कभी तलवार मिलेगा, कभी अशोक चिन्ह मिलेगा। तो क्या है कि जैसे जैसे रैंक उनका बढ़ता जाता है वैसे यूनिफॉर्म पे कुछ स्टार की संख्या ज़्यादा बढ़ती जाती है और कुछ चिन्ह वगैरह और भी जो है ना लगते जाते हैं। लेकिन आईएएस के यूनिफॉर्म नहीं कोई है और नहीं उस पर कोई भी चिन्ह आपको मिलेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब मन में ये क्वेश्चन भी उठता है कि एक आईएएस जीवन भर आईएएस मतलब एक डीएम जीवन भर डीएम ही रहते हैं या उनका जो है ना आगे भी प्रमोशन होता है। तो बता दूं कि डीएम एक निश्चित समय तक वे रहते हैं, उसके बाद में प्रमोशन होने के बाद वे अलग अलग पद पे जाते रहते हैं। और जो सबसे टॉप का प्रमोशन है आईएएस का वो कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसके बाद कोई भी प्रमोशन नहीं है। वो आईएएस के लिए सबसे टॉप का प्रमोशन, उसके बाद कोई भी प्रमोशन नहीं है। लेकिन एक आईपीएस के लिए जो प्रमोशन है वो जिला मतलब एक स्टेट का डीजीपी बन सकते हैं या रॉ का प्रमुख बन सकते हैं, सीबीआई का प्रमुख बन सकते हैं या आईबी के प्रमुख बन सकते हैं। इन्हीं सारे पद पे वे जाकर के उनका जो प्रमोशन होता है वो लास्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कुछ बताना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।